Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 13th of October 2021, Wednesday. Inspiration of the day is people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 that is given on page number 1. Government mandates power units to import coal for blending. So basically आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में दो एरिया से बहुत ज़्यादा न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक रिकवरी एंड वन इज़ रिलेटेड विद द एनर्जी क्राइसिस. तो मैंने क्या किया है, जितनी भी इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ थी उनको एक जगह कंबाइन कर दिया है और जितनी भी एनर्जी क्राइसिस कोल शॉर्टेज रिलेटेड न्यूज़ थी उनको एक आर्टिकल में कंबाइन कर दिया सो दैट यू कैन बेटर comprehend. Now let us look into the first news, that is government mandate power units to import coal for blending. So finally government of India ने thermal power generators को allow कर दिया है that they can go for importing of कोल. इम्पोर्ट अलाउ कर दिया है फॉर एटलीस्ट 10% ब्लेंडिंग, फॉर एटलीस्ट 10% ऑफ ब्लेंडिंग. ये गवर्नमेंट का जो अप्रोच है ये भी इसके अर्लियर जो डायरेक्टिव्स आए थे उनसे जस्ट अपोजिट है. अर्लियर डायरेक्टिव क्या थे, जहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे थर्मल पावर जनरेटर कंपनीज को कि दैट दे शुड यूज़ द डोमेस्टिक कोल फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दे शुड स्टॉप और दे शुड एक्चुअली डिक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ कोड. और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो सप्लाई को मीट आउट नहीं कर पाया एंड देयर हैपेंस अ शॉर्टेज ऑफ कोल दैट मे लीड्स टू द एनर्जी क्राइसिस. सो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनर्जी क्राइसिस और कोल की जो शॉर्टेज है उसको एक्सेप्ट कर लिया. अभी तक क्या था, पावर और कोल मिनिस्ट्री 2 दिन पहले यही कह रहे थे कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ कोल, कंट्री के पास सफिशिएंट कोल अवेलेबल है. बट अब इस डिसीजन से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग दिस दैट देयर इज़ अ कोल शॉर्टेज एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव. और जिसमें एक पहला इनिशिएटिव ये है कि जो थर्मल पावर जनरेटर्स है उनको अलाउ कर दिया गया है फॉर एटलीस्ट 10% ब्लेंडिंग विद द इम्पोर्टेड कोल. एंड एट द सेम टाइम इसी के साथ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन पर एलिगेशंस लगाए हैं, हालांकि स्टेट्स का नाम नहीं बताया गया है डायरेक्टिव्स में, बट सेंटर गवर्नमेंट हैज़ alleged that several states were selling the unallocated power from the central generating stations on power exchanges for हाई प्राइस, जिससे कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. तो उसके लिए भी सेंटर ने स्टेट्स को वार्न किया है दैट दे शुड स्टॉप डूइंग दिस अदरवाइज दे विल बी पीनलाइज्ड फॉर इट. सो फाइनली center has started taking certain initiative in order to address the coal shortage in the country. अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इंडिया में 12 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी 17 गीगावाट्स है. 12 पावर प्लांट्स आर एक्चुअली यूजिंग 100% इम्पोर्टेड कोल, जबकि 13 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी अप्रॉक्सीमेटली टोटल कैपेसिटी 72 गीगावाट्स है. दे आर यूजिंग द ब्लेंड ऑफ इम्पोर्टेड कोल्स विद डोमेस्टिक सप्लाईज. यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैम गवर्नमेंट ने तो मना किया है कि आप इम्पोर्टेड कोल यूज़ नहीं कर सकते. दिस नंबर एक्चुअली इंक्लूड्स द प्राइवेट as well as the state as well as the center power generating companies. This is not only for power center owned or state owned power generating companies. सेंटर के जो डायरेक्शंस थे वो सेंटर ओन्ड या जो सेंटर की जनरेटिंग कंपनीज हैं उनके लिए थे. प्राइवेट प्राइवेट को भी हालांकि डायरेक्टिव्स थे कि रिड्यूस करें, बट प्राइवेट अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे कैन इम्पोर्ट द कोल. तो 12 पावर प्लांट्स 100% इम्पोर्टेड कोल यूज़ कर रहे हैं और 13 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ब्लेंड यूज़ कर रहे हैं इम्पोर्टेड कोल का और डोमेस्टिक कोल सप्लाई का. और अगर कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी है थर्मल पावर प्लांट्स की वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 गीगावाट्स है, जिसमें से हमने डिस्कस भी किया था कि 17 गीगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं या 17 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो अनयूटिलाइज जा रही है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल. इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और डिसीजंस भी लिए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ये लिया है जिसके तहत एनटीपीसी और डीवीसी जो जनरेटिंग कंपनीज हैं, स्टेट ओन पावर जनरेटर्स हैं, एनटीपीसी और डीवीसी, उनको डायरेक्ट किया है. क्या डायरेक्ट किया है कि आप दिल्ली जो रीजन है, एनसीआर जो रीजन है, बेसिकली जो यूटी है, उसकी में जो पावर डिमांड है उसको आप उसकी सप्लाई को आप इंश्योर करें, उसकी पावर डिमांड को मीट आउट करे गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट आज द एनटीपीसी एंड डीवीसी.
क्योंकि रिसेंटली दिल्ली ने कंप्लेन किया था कि कोल और गैस की शॉर्टेज की वजह से जो दिल्ली के पावर जनरेटर्स यूनिट्स हैं वो सप्लाई नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, देयर आर पावर कट्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एनटीपीसी और टीवीसी को ऑर्डर किया है दैट दे शुड इंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम कंपनीज ऑफ दिल्ली विल गेट as much power as requisite by them as per their demand. So now NTPC and DVC are going to work upon power purchase agreement PPAs in order to ensure the power supply to Delhi और यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा पेज नंबर 4 पर एक और न्यूज़ आई है दैट इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी क्राइसिस, जहाँ पर ऑथर ने बेसिकली, इट इज़ एन ओपिनियन, इट इज़ नॉट अ न्यूज़, जहाँ पर ऑथर ने इंडिया को कहा है कि इंडिया कैन टेक द लेसन फ्रॉम द चाइना। वाई? बिकॉज चाइना इज़ ऑल्सो फेसिंग द सिमिलर एनर्जी क्राइसिस विद इंडिया। इंडिया में जिस तरह से कोल की शॉर्टेज हो रही है, एनर्जी क्राइसिस जनरेट हो रही है, वही एनर्जी क्राइसिस सिमिलर चाइना भी फेस कर रहा है। बट चाइना ने कुछ ऐसे मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स लिए हैं जो कि चाइना को हेल्प करेंगे या कर रहे हैं, किसके लिए? इस एनर्जी क्राइसिस को टारगेट करने के लिए। क्या मेजर रिफॉर्म्स चाइना ने लिए हैं जो कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया इससे लेसन ले सकता है? चाइना ऑन ट्यूसडे, यानी कल चाइना ने अनाउंस किया है कि जो उसके क्राइसिस रिडन पावर सेक्टर्स हैं, बेसिकली जो एनर्जी कोल सेक्टर हैं, उसके लिए एक मेजर पॉलिसी रिफॉर्म चाइना या मेजर पॉलिसी शिफ्ट चाइनीज गवर्नमेंट करने जा रही है। सो ट्यूसडे चाइना हैज़ अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी चेंज फॉर इट्स क्राइसिस रिडन पावर सेक्टर by allowing the coal-fired power plants to charge their industrial and commercial customers market-driven prices। तो सीधा सीधा चाइना की जो गवर्नमेंट है, या हम कह सकते हैं वहाँ पर जो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन है चाइना का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीआरसी बोलते हैं, जो बेसिकली रिफॉर्म्स रिलेटेड डिसीजन लेता है, डेवलपमेंट रिलेटेड डिसीजन लेता है, उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज़ को अलाउ कर दिया है। किस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया है? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी जो कि कोल को यूज़ करती हैं फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, नाउ दीज कंपनीज कैन चार्ज द मार्केट ड्रिवन प्राइसेस। सब्सिडी पे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंटिटीज़ को, अब वो चाइना ने फिलहाल के लिए बंद कर दी है। दीज generating companies can now charge the market driven prices on the basis of demand and supply from industrial and commercial customers। तो जो सब्सिडी मिलती थी इंडस्ट्री को, कॉमर्शियल एंटिटीज़ को फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, वो सब्सिडी फ़िलहाल के लिए चाइना ने हटाने का अनाउंसमेंट कर दिया है और जनरेटिंग कंपनीज़ को डायरेक्ट कर दिया है दैट दे would discover prices in the market trading in an orderly manner from October 15, and this is being done to pass the high cost of coal and is being held up as the boldest reform in the China's power sector history। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट अलग डायरेक्शंस में भी दिखेगा। जो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का भी रिस्क चाइनीज़ इकोनॉमी में होगा। तो इंडिया को भी ऐसे डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। इंडिया विच टू इज़ इन द कोल एंड power crisis has lesson to learn from this, since domestic coal shortage is not only the cause of concern for India। हालांकि इंडिया के केस में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया के केस में सिर्फ कोल की शॉर्टेज ही नहीं हमारे पावर सेक्टर को डेबिलिटेट कर रही है। हमने कई बार डिस्कस किया डिस्कॉम की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो फंड की क्राइसिस है जनरेटिंग कंपनीज में, इन सब की वजह से भी इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर इंडिया में भी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर दी जाती है इन सेलिंग एंड परचेजिंग द पावर वाइल डीलिंग विद द ग्लोबल प्राइसेस अपस्विंग इन द फुल प्राइस, दिस पावर जनरेटर कंपनीज में get revived up to the extent as per the author। इसके अलावा जो आइडल कैपेसिटी पड़ी है इंडिया में, आइडल कैपेसिटी भी बहुत पड़ी और अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि 16 गीगावाट्स के जो प्लांट्स हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, 16 गीगावाट्स की जो कैपेसिटी है वो यूज़ नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ द कोल शॉर्टेज। इसके अलावा भी बहुत सारे आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है, जैसे कि टाटा पावर के जो मुंद्रा में प्लान था वो भी फ़िलहाल के लिए अभी रुका हुआ है, उसमें भी काम नहीं हो रहा। इसी तरह बहुत और सारी कंपनीज हैं जहाँ पर पावर शॉर्टेज, कोल शॉर्टेज की वजह से अभी फ़िलहाल के लिए पावर जनरेशन नहीं हो रहा है, तो उसको भी रिवाइव करने की बात कही है
ऑथर ने। तो ऑल दीज आर द ओपिनियन ऑफ ऑथर दैट यू कैन गो थ्रू विद दिस आर्टिकल। फिलहाल के लिए चाइना से लेसन लेने की बात की, क्योंकि चाइना भी सेम क्राइसिस एनर्जी की फेस कर रहा है। Now let us look into the article number 2 that is given on page number 5. RBI wants Sarai Noria says complied every time. रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि सराय ग्रुप के जो बोर्ड हैं उसको सुपरसेड कर दिया था आरबीआई ने। अभी रिसेंट जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ रिलेटेड ये है कि इसको सुपरसीड करने से पहले, बोर्ड को सुपरसीड करने से पहले आरबीआई ने इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी को बहुत सारे लेटर इशू किए थे। उन लेटर्स में आरबीआई ने एडवाइस किया था इन दोनों ही कंपनीज को कि जितने भी सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्लूडिंग कॉरपोरेट गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जाए बिफोर स्विंगिंग इनटू एक्शन to supersede the boards of these two companies on October 4. According to the officials, according to the sources, RBI has given them so many letters, so many warnings. On regulator, RBI has also raised the concern regarding the additional provisioning for the divergence, infusion of fresh capital, meeting the qualifying asset criteria of these infrastructure finance company status. बट इतने सारे लेटर्स के बाद भी जहाँ पर आरबीआई कंटिन्यूसली स्ट्रेस कर रहा था कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए, इन दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ने आरबीआई के लेटर पर ध्यान नहीं दिया, या आरबीआई ने जो इरेगुलरिटीज़ बताई थी फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजर्स में, ऑडिटिंग में, उन सब पर ध्यान नहीं दिया। एंड आफ्टर so many round of negotiation, so many round of meeting, so many rounds of warning, finally RBI has taken the board of these two para banking units, that is Sarai Infrastructure Finance, in short we call it SIFL, and Sarai Equipment Finance, SEFL. And these are the one company, this is the one company of the few top NBFCs that was in constant asset quality review focus of RBI, even as the regulator never used that term for NBFC. तो सोर्सेज का ये कहना है कि आरबीआई ने पहले बहुत सारे लेटर इशू किए थे, बहुत सारी वार्निंग दी थी इन दोनों ही कंपनीज को कि आप अपने जो भी रेगुलरिटीज़ हैं उसको जल्दी से जल्दी टारगेट करिए, जल्दी से जल्दी एड्रेस करिए। बट फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि आरबीआई ने उनके बोर्ड को सुपरसेड कर दिया है, और आरबीआई का ये कहना है कि उन्होंने किसी भी लेटर को, किसी भी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। जबकि जो उनके टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो फाउंडर हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के, मिस्टर कनोरिया, उनका ये कहना है कि दे हैव कंप्लाइड एवरी टाइम वॉट एवर आरबीआई हैज सेड, बट इंस्टेड ऑफ दिस आरबीआई हैज़ टेकन ओवर द बोर्ड। और अगर इस न्यूज़ में कुछ और एडिशनल न्यूज़ अगर जानना चाहें तो इसमें बेसिकली एक कॉलम और दिया हुआ है पेज नंबर 6 पर, जहाँ पर ये डिस्कस किया है कि आरबीआई ने जो सराय ग्रुप के ऑडिटर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया है 2 साल के लिए, क्योंकि आरबीआई का कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि ऑडिटर्स की भी मिली भगत थी इसमें। तो ऑडिटर्स को भी का जो लाइसेंस है वो 2 साल के लिए कैंसिल कर दिया गया। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी को जो फाइनेंस ऑडिट कर रहे थे उनको भी इस पर्टिकुलर irregularity के लिए पनिशमेंट मिला है। एंड दिस इज द फाइनेंशियल ऑफ सराय ग्रुप NBFC, and that we can see continuously debilitating. And definitely you do not need to mug up this data, you can just have the glimpse of it in order to see the financial situation of this particular infrastructure finance company. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 6. September retail inflation falls to 4.35%, lowest in 5 months. So finally, as per the expectation of the RBI, as per the expectation of few experts, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो बेस इन्फ्लेशन रेट है, फाइनली 5 महीने में अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, दैट इज 4.35। सितंबर में सीपीआई 4.35% तक पहुंच गया है, जो कि इससे पहले वाले मंथ में 5.59 था, और इससे पहले 6 के ऊपर का पॉइंट क्रॉस किया था सीपीआई ने, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड वाई दिस पर्टिकुलर फॉल हैज़ बीन सीन, ऐसा क्यों डिक्रीज हुआ सडनली, क्या हो गया जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉल कर गया? एज द फूड प्राइजेस रोज एट सिग्निफिकेंटली लोअर पेस ऑफ 0.68% कंपेयर टू 3.11% ओवर दिस पीरियड।
तो जो फूड आइटम के जो प्राइजेस हैं वो उतने लोअर पेस से इंक्रीज हम कह सकते हैं या इतना सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़े जैसे कि पिछले कुछ पीरियड में बढ़े थे, जिसकी वजह से सीपीआई में ये फॉल देखने को मिला है एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये आप याद रखेंगे कि दिस पर्टिकुलर डेटा इज बीइंग पब्लिश्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, बट let us discuss in brief what is CPI. CPI is basically a measure that examine the weighted average of prices of a basket of consumer goods and services such as transportation services, food items and medical care items. It is calculated by taking price changes for each item in the predetermined basket of goods and averaging them. तो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल बास्केट क्रिएट कर ली आती है और उसके प्राइस, अब बास्केट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स की डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंटली यूज़ होते हैं या इंडिविजुअल कंज्यूमर उसे यूज़ करता है डे टू डे लाइफ में, और उसके प्राइसेस कैसे वेरी कर रहे हैं उसके हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है कि सीपीआई बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, फूड, फ्यूल, इन सब से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। तो फाइनली जो सितंबर के मंथ का सीपीआई है वो 4.35 तक पहुंच गया, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आरबीआई बिकॉज इट गिव्स द आरबीआई सो मच मार्जिन और सो मच अपॉर्चुनिटी टू चेंज द पॉलिसी रेट और टू कंटिन्यू विद द पॉलिसी रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था आरबीआई के लिए पॉलिसी रेट्स को लेकर के, पर अब चूंकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है तो आरबीआई करंट पॉलिसी रेट के साथ आगे बढ़ सकता है और मार्केट में लिक्विडिटी इंश्योर करी जा सकती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दिस जस्टिफाई द एकोमोडेटिव स्टांस ऑफ आरबीआई, एज आई सेड, जो आरबीआई ने एकोमोडेटिव स्टांस लिया था और इस रिस्क पर लिया था कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी आगे आने वाले टाइम में, इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी। तो फाइनली आरबीआई का जो एकोमोडेटिव स्टांस है वो कहीं ना कहीं वर्क कर गया और प्रोडिक्शंस भी उसी एक्यूरेट डायरेक्शन में आ गए। जो सीपीआई के लिए जो प्रोजेक्शंस किए गए थे कि सीपीआई फॉल करेगा आगे आने वाले कुछ मंथ तक, तो वो फॉल किया। अ पार्ट ऑफ फॉल in inflation rate can also be explained by rise in the base effect to 7.27% in the month of September for the previous year। तो कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि जो लो बेस इफेक्ट है उसका भी, हाई बेस इफेक्ट है उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में यही 7.72 थी इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन। हाउएवर द इन्फ्लेशन रेट इन फ्यूल रोज टू 13.63% इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से ही ये 4.35 है। अगर फ्यूल के प्राइसेस कंट्रोल होते तो शायद इन्फ्लेशन 3 के पॉइंट के आसपास आती। तो पिछले मंथ के कंपैरिजन में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं इस बास्केट में, सीपीआई की बास्केट में, वो बढ़े हैं, बट देन टू फूड इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से सीपीआई में एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज द ट्राजेक्ट्री ऑफ सीपीआई सिंस जुलाई 20 टू सितंबर 21, एंड देन वी कैन सी इन सितंबर दिस टाइम देर वॉज हाई सीपीआई, और 6 का मार्क्स जो था वो बहुत टाइम तक 6 के मार्क्स के ऊपर रही है इन्फ्लेशन। तो दैट वाज द कंसर्न फॉर आरबीआई फॉर एकोमोडेटिव स्टांस, बट नाउ इट इज़ डिक्रीजिंग, so it is cheer for RBI. RBI can continue with the accommodative stance. Apart from it, there is one economic news that is given on page number 6. So I have tried to cover this news with this article. What is this news all about? IIP goes past pre-COVID level in August. So industrial output not only grew at a faster clip at 11.9% in the month of August compared to 11.5% a month ago. It also rose 3.9% compared to the pre-pandemic level, and we have discussed this particular news before also कि ऐसा नहीं कि आई जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो केवल इसी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, ऐसा नहीं है। इवन प्री पैंडमिक से भी अगर हम कंपेयर करें तो 3.9% का इंक्रीज देखा गया है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट in country India. Number of time we have discussed this about this IIP as well as the 8 core sector किस तरह से उनमें increase हुआ है, and that increase in industrial output and in core industry indicating that there is going to be the double digit growth in industrial production
इन अपकमिंग मंथ्स ऑल्सो। हालांकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लो बेस का इफेक्ट यहाँ पर भी है। पिछले साल के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, आईआईपी में, बट लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखना चाहें पिक्चर तो पिछले साल 2019 प्री पैंडेमिक से अगर कंपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग भी 3.9% का इंक्रीज़ है आईआईपी में। तो प्री कोविड के कंपैरिजन में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो दैट समवेयर इंडिकेटिंग द ग्रोथ इन द इकोनॉमी। लेकिन अभी अगर कोल शॉर्टेज का केस सही से रिजॉल्व नहीं हो पाया तो दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ऑल्सो गेट अफेक्टेड एंड डेफिनेटली इकोनॉमी विल बी on problematic situation. Now let us look into the few other news clips. Covaxin gets expert panel's note for children above 2 years. तो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, इंडिया की पहली वैक्सीन, वर्ल्ड की पहली वैक्सीन, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड की पहली वैक्सीन बनने जा रही है जो कि अप्रूव होगी चिल्ड्रन में यूज़ करने के लिए। और इतनी कम एज के चिल्ड्रन, 2 साल से ऊपर के चिल्ड्रंस में को एडमिनिस्टर करने के लिए दिस पर्टिकुलर कोवैक्सीन विल बी यूज। तो भारत बायोटेक Covaxin will become the first COVID-19 vaccine approved for use in children as young as 2 years. तो जो एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था उसने इंडिया के जो ड्रग रेगुलेटर है उसको रिकमेंड कर दिया है कि इस पर्टिकुलर कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस दे दिया जाए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन in the children between the age group of 2 to 18 years age। और इस पर्टिकुलर हैदराबाद बेस्ड कंपनी को जो डेटा है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उसका डेटा भी सबमिट करने को बोला गया और जो कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हुए हैं इन पर्टिकुलर ट्रायल्स में उसके डेटा के लिए भी कहा गया है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, अगर इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है इंडिया के ड्रग रेगुलेटर से, सो अप्रॉक्सीमेटली 410 मिलियन जो जैप्स हैं वो एडमिनिस्टर करनी पड़ेंगी। हम हो सकते हैं 410 मिलियन बेनिफिशरीज होंगे जो कि 2 साल से लेकर के 17 साल की एज ग्रुप के बीच में आएंगे। सो इन दैट केस इंडिया को एक सफिशिएंट अमाउंट के जैप्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा फाइजर, स्पुतनिक, जाइडस कैडिला, नोवैक्स और सिनोवैक्स जैसे जो प्लेयर्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। चिल्ड्रंस के वैक्सीन के लिए ट्रायल्स उनमें भी कंटिन्यू है। मोस्ट लाइकली कि बहुत जल्दी कोवैक्सीन के बाद इनमें से कुछ को और अप्रूवल मिल सकता है। नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप। TPG to invest $1 billion in Tata Motors EV arms. So in order to boost its electric vehicle push, Tata Motors on Tuesday closed a deal to raise approximately 7,500 crore from TPG, Rise Climate and Abu Dhabi's ADQ। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट करने के लिए टाटा मोटर इज नाउ गोइंग टू रेज द फंड। 7,500 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है, जहां पर बेसिकली 2 कंपनीज को ने या हम ये कह सकते हैं 2 वेंचर कैपिटल ने या कैपिटल फर्म्स ने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है, TPG, राइस क्लाइमेट एंड अबू धाबी ADQ। एंड दिस इज द फर्स्ट मेजर फंड रेजिंग, दिस इज द फर्स्ट मेजर फंड रेजिंग बाय इंडियन कार मेकर टू पुश द क्लीन मोबिलिटी। तो टाटा इसमें फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसके बाद अब जो नई एंटिटी है उसकी जो वैल्यूएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली $9 बिलियन का, $9 मिलियन का हो गया। तो पहला ऐसा फंड रेजिंग एक्सरसाइज है। टाटा वांट्स टू टैप द मार्केट बाय बीइंग द फर्स्ट इनिशिएटर। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज विल डेफिनेटली बेनिफिट द टाटा। तो जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं टाटा मोटर्स में और इलेक्ट्रिक आर्म्स, टाटा मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक आर्म्स है उसमें जो इन्वेस्ट कर रही हैं वो कंपनी है TPG ADQ, जो साइमल्टेनियसली हमें कह सकते हैं 11% और 15% तक होल्ड करेंगी इस नई एंटिटी में जो कि टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म की एंटिटी है। Now let us look into the
Next clip, airlines can now operate at full capacity. So airlines will be able to operate with their 100% capacity from October 18. जो restrictions से related to COVID-19 वो सारे लिफ्ट कर दिए गए हैं. Civil Aviation Ministry has lifted all the restrictions on domestic flight movement. So now aviation companies can use their full capacity and can recover whatever loss they have suffered. So these curbs were imposed when airlines resume operations after कोविड इंड्यूस ब्रेक लास्ट में. तो फाइनली गवर्नमेंट ने सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं. हाउ एवर द गवर्नमेंट इज येट टू रिमूव द फेयर कैप्स. फेयर से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी लगाए गए थे फेयर कैप, उसको फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने अभी रिमूव नहीं किया है. लेकिन जो ट्रैफिक रिलेटेड, कैपेसिटी रिलेटेड जो कैप था 33% का और 80% का फ़िलहाल के लिए, उसको अब रिमूव कर दिया. सो एयरलाइंस कैन नाउ ऑपरेट फुली. नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप. MobiKwik enters unicorn club. So IPI bound fintech firm MobiKwik has turned unicorn. कैसे यूनिकॉर्न में कन्वर्ट, व्हाट इज यूनिकॉर्न, आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न एंड डेकाकॉर्न इन स्टार्टअप. तो जो MobiKwik है दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू और टर्न इनटू यूनिकॉर्न आफ्टर अ रीसेंट सेकेंडरी ESOP सेल राउंड लेड बाय फॉर्मर ब्लैकस्टोन इंडिया हेड दैट इज Mr. Matthew as per the sources. So secondary ESOP, that is employee stock ownership options, उसको रेस करने के बाद में जो सेकेंडरी फंड रेजिंग एक्सरसाइज करी है, उस सेकेंडरी ESOP इशू किए, उसके बाद से दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप और फिनटेक स्टार्टअप कंपनी हैज़ बिकम द यूनिकॉर्न. हालांकि कितना ट्रांजैक्शन साइज रहा ये इस पर अभी कोई भी अनाउंसमेंट है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है. लेकिन दूसरा दिस वाज सेकेंड ESOP और इसके बाद MobiKwik हैज़ बिकम द और एंटर द यूनिकॉर्न क्लब in India's startup. Now let us look into the next clip. IMF retains India's 9.5% financial year growth projections. So International Monetary Fund has retained its projection for India's growth in the current financial year, जो कि 9.5% के projection दिया था. तो एज पर द IMF जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो जो इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, या इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 9.5% की ग्रोथ रेट से ग्रोथ करेगी, इवन एज इट्स मॉडरेटली स्केल डाउन इट्स फोरकास्ट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो अभी रिसेंटली IMF ने जो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए प्रोजेक्शंस किए थे उनको रिवाइज किया है 10 बेसिस पॉइंट तक, और कहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो 5.9% से ग्रो करेगी इन द व्यू ऑफ वर्सनिंग कोविड डायनामिक्स एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शन. लेकिन इंडिया के लिए रिवीजन नहीं किया है, जबकि आपको पता होगा कि बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इंडिया के जो GDP ग्रोथ नंबर हैं, फोकास्ट नंबर थे, उनको रिवाइज किया था ऑन नेगेटिव साइड, रिड्यूस किया था इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन के जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था, जबकि IMF ने रिटेन रखा है. IMF ने 9.5% का प्रोजेक्शन पहले किया था और उतना ही प्रोजेक्शन इंडिया के लिए कंटिन्यू रखा है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए 10 पॉइंट से 10 बेसिस पॉइंट से जो प्रोजेक्शन है वो रिड्यूस किया है IMF ने. So in its update on World Economic Outlook that is published by IMF, the IMF has maintained India's gross domestic or GDP product estimates or gross domestic product estimates for next financial year 8.5%. तो इसके लिए इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के 9.5, फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इट इज 8.5 फ्रॉम इट्स जुलाई प्रोजेक्शंस. लेकिन जो इंडिया के जो काउंटर पार्ट कंट्री है दैट इज़ चाइना के जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको रिवाइज किया, और ये में कह सकते हैं IMF ने चाइना का जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है उसको स्लैश डाउन किया है. IMF हैज़ कट इट्स चाइनाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 बाई 10 बेसिस पॉइंट. सो अब देखना है कि इसके बाद और सारी कितनी एजेंसीज हैं जो अपने फोरकास्ट को रिवाइज करती हैं, जहाँ पर बेसिकली कोल की शॉर्टेज और एनर्जी क्राइसिस के इम्पैक्ट को एनालाइज किया जाएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ़ यू वांट लेक्चर PDF you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.